नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं प्रगतिवादी समीक्षा पर। दोस्तों, प्रगतिवादी समीक्षा हिंदी साहित्य की शुक्लोत्तर समीक्षा के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। पिछले वीडियो में हमने स्वच्छंदतावादी समीक्षा के बारे में जाना था। आज हम बात करेंगे प्रगतिवादी समीक्षा के बारे में। आइए जानते हैं प्रगतिवादी समीक्षा। दोस्तों, हिंदी की प्रगतिवादी समीक्षा वर्ष 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के बाद अस्तित्व में आती है। यानी कि जब 1936 में प्रेमचंद द्वारा प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की गई थी, वास्तव में इसकी अध्यक्षता प्रेमचंद जी ने ही की थी। और इसके बाद प्रगतिवादी समीक्षा, प्रगतिवादी कहानी, प्रगतिवादी उपन्यास और प्रगतिवादी निबंध काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहे। लेकिन दोस्तों, वास्तव में वर्तमान समय में प्रगतिवाद का आशय मार्क्सवादी दृष्टिकोण से लिया जाता है। आज हम बात करने वाले हैं प्रगतिवादी समीक्षा की। इसके अंतर्गत हम मार्क्सवादी दृष्टिकोण को भी भलीभांति समझने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रगतिवादी सिद्धांत को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसकी सैद्धांतिक समीक्षा को जानना होगा। दोस्तों, मार्क्सवादी सिद्धांत इसके लिए परम आवश्यक है। जो सैद्धांतिक समीक्षा के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, वे दरअसल मार्क्सवादी दृष्टिकोण पर ही आधारित है। यानी कि साहित्यिक जगत में इसे समाजवादी यथार्थवाद कहा जाता है। इसके अनुसार जो प्राकृतिक जगत है उसकी व्याख्या दो तत्वों के आधार पर की जाती है। इनको मार्क्स ने नाम दिया है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और ऐतिहासिक भौतिकवाद। दोस्तों, मार्क्स के अनुसार ये जो जगत है वे दो तत्वों के आधार पर इसकी व्याख्या करता है। इसका नाम है, पहला है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और दूसरा है ऐतिहासिक भौतिकवाद। दोस्तों, ये दोनों मार्क्सवादी दृष्टिकोण पर आधारित हैं। चलिए इनको जान लेते हैं। दोस्तों, मार्क्स कहता है कि प्रत्येक समाज दो वर्गों में विभाजित है, जिसमें से एक वर्ग तो है शोषक और दूसरा वर्ग है शोषित। एक वर्ग तो शोषक है और दूसरा वर्ग शोषित है। इन दोनों का इतिहास ही संपूर्ण मानव समाज का इतिहास है। यानी कि शोषक वर्ग जो है वो उत्पादन के साधनों का स्वामी है और शोषित वर्ग हमेशा शोषित होता रहता है और शोषक के नीचे दबा रहता है। यानी कि शोषक प्रत्येक शोषित का दमन करता रहता है। ये स्थिति प्रत्येक समाज और प्रत्येक काल में विद्यमान रहती है। इसी को ही मार्क्स ने प्रगतिवादी यानी कि मार्क्सवादी दृष्टिकोण माना है। तो दोस्तों, मार्क्सवाद के इसी दृष्टिकोण पर आधारित है प्रगतिवादी समीक्षा। तो चलिए जानते हैं प्रगतिवादी समीक्षा के क्या है मानदंड और क्या है इसकी मान्यताएं। दोस्तों, मार्क्स के अनुसार पहला मान्यता जो है मार्क्स की वह है साहित्य जो है वह स्वायत्त वस्तु नहीं है। यानी साहित्य जो है वह स्वायत्त नहीं है, वरन वह अपने सामाजिक दायित्वों से बंधा हुआ है। यानी कि प्रत्येक साहित्यकार को चाहिए वे सामाजिक दायित्व को मानते हुए ही रचना करे। यानी कि वे अपना सामाजिक दायित्व समझे और अपने सामाजिक दायित्व को स्वीकार करके ही साहित्य की रचना करे या साहित्य की सृष्टि करे। और उसका सामाजिक दायित्व क्या है? उसका सामाजिक दायित्व है शोषित वर्ग की मुक्ति की प्रक्रिया में सहायक होना। दोस्तों, साहित्यकार के संबंध में भी मार्क्सवादी विचारधारा अत्यंत भलीभांति स्पष्ट करती है कि साहित्यकार है उसका भी कुछ उद्देश्य है। यानी कि साहित्यकार का जो उद्देश्य है वह भी एक निश्चित है। यानी कि साहित्यकार जो है वो मूलतः एक नागरिक है। उसके साहित्यिक महत्व को पहचानने के लिए जो उसका योगदान है वो सामाजिक योगदान से ही स्पष्ट होता है। यदि कोई साहित्यकार सामाजिक दृष्टि से तटस्थ है तो वह भी मार्क्स को अस्वीकार है, क्योंकि तटस्थता शोषण के समर्थन का ही प्रच्छन्न रूप है।
यानी कि जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है वे यही मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी पक्ष में होना चाहिए, यानी कि या तो दो ही वर्ग हैं समाज में, या तो वे शोषक वर्ग है अथवा वे शोषित वर्ग है। इससे इससे हटके समाज में कोई वर्ग नहीं है। यदि कोई व्यक्ति अपने आप को तटस्थ वर्ग के रूप में पहचान करता है तो मार्क्स मानता है कि तटस्थ भी एकदम अस्वीकार्य वस्तु है, क्योंकि तटस्थता भी शोषण का समर्थन करती है, वे भी एक प्रकार से शोषण ही है। दिनकर जी ने लिखा भी है, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। तो इससे स्पष्ट होगा कि जो साहित्यकार है मूलतः तटस्थ नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इसमें अगली बात आती है साहित्य का उद्देश्य। मार्क्सवादी साहित्य का उद्देश्य आनंद या रस की उद्भावना नहीं है, जैसा कि रसवादी या स्वच्छंदतावादी लेखक कहते हैं कि साहित्य का कुछ उद्देश्य होना चाहिए। उसके विपरीत प्रगतिवादी लेखक कहते हैं कि साहित्य का कोई उद्देश्य नहीं होता, वह तो केवल सामाजिक परिवर्तन के लिए समाज को आनंदित करता है। वह न केवल आनंदित करता है अपितु इसे आंदोलित करने की भी आवश्यकता रखता है। इसलिए साहित्य वही श्रेष्ठ है जो समाज को आंदोलित करने की आवश्यकता रखे। दोस्तों, प्रगतिवादी साहित्यकार मुख्य रूप से संवेदना या कंटेंट को बहुत अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, जबकि वो शिल्प यानी कि रूप यानी कि फॉर्म को अत्यंत महत्वपूर्ण नहीं मानते, वैसे गौण तत्व ही मानते हैं। उनकी मान्यता है कि साहित्य वही श्रेष्ठ है जिसके अंतर्गत संवेदना को विशेष महत्व दिया जाता है, और संवेदना भी शोषक और शोषित वाली ही होना चाहिए। तभी जो जनसमूह है उसे पढ़कर क्रांति चेतना के लिए उत्प्रेरित होगा और समाज के लिए कुछ करने के लिए अपना योगदान देगा। दोस्तों, प्रगतिवाद में भी कुछ प्रगतिवादी साहित्यकारों में इसका लचीला रूप भी सामने आता है। इनमें जॉर्ज लुकाच का नाम आता है। जॉर्ज लुकाच महान यथार्थवाद में ये स्पष्ट दिखाई देता है कि जहाँ वस्तु को अधिक महत्व देते हुए भी रूप के प्रति कुछ लचीला दृष्टिकोण अपनाया गया है, यानी कि जॉर्ज लुकाच ने वस्तु को अधिक महत्व देते हुए भी जो रूप है उसके प्रति कुछ लचीला दृष्टिकोण अपनाया है। दोस्तों, यही दृष्टि हिंदी प्रगतिवादी लेखक मुक्तिबोध में भी दिखती है, यानी कि मुक्तिबोध को भारत का जॉर्ज लुकाच कहा जाता है। ये पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसे याद रख सकते हैं। दोस्तों, मार्क्सवादी लेखक प्रतीक को अत्यंत महत्वपूर्ण नहीं मानते। वे मानते प्रतीकों से रचना जटिल होती है, इसलिए प्रतीकों को वांछनीय नहीं मानते। वे मानते हैं कि प्रतीक जो हैं वे मूल बात को छिपाते हैं, वे एकदम सीधी सपाट बात स्पष्ट नहीं करते। इसलिए प्रगतिवादी लेखक तो एकदम सपाट बयानबाजी में विश्वास रखते हैं। वे साहित्य को एकदम सपाट वस्तु मानते हैं और वे कहते हैं कि साहित्यकार का दायित्व है कि बातों को घुमा फिरा कर नहीं, एकदम सीधे सीधे और स्पष्ट शब्दों में कहा जाए। इसलिए वे संवेदना को अत्यंत महत्व देते हैं, जबकि शिल्प को गौण ही मानते हैं। इसलिए यहाँ आप देख सकते हैं कि जो साहित्य में प्रतीक हैं वे वांछनीय नहीं हैं, क्योंकि प्रतीक मूल बात को छिपा देते हैं, जबकि साहित्य का कार्य शोषण के छिपे हुए रूपों को सामने लाना है। अतः आवश्यक है कि साहित्य वही श्रेष्ठ हो जो प्रतीकों को ना बताता हो, जबकि सीधे सीधे बयानीबाजी में अपनी शैली रखता हो। तो दोस्तों, ये तो थी प्रगतिवादी सैद्धांतिक समीक्षाएं। अब हम बात करने जा रहे हैं प्रगतिवादी व्यवहारिक समीक्षा की। जो सिद्धांत प्रगतिवाद ने तय किए थे, उन्हीं सिद्धांतों के पश्चात साहित्यकारों ने इन सिद्धांतों को केंद्र में रख के जो व्यवहारिक आलोचनाएं की हैं वही हिंदी साहित्य में प्रगतिवादी व्यवहारिक समीक्षा के अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं। दोस्तों, इससे पहले हम प्रगतिवादी व्यवहारिक समीक्षा को शुरू करें, आपसे विनम्र अनुरोध है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को, क्योंकि वीडियो भले ही लंबी हो रही है लेकिन हम सारे कॉन्सेप्ट्स साथ लेकर चल रहे हैं। यही कॉन्सेप्ट्स आपके पेपर में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं प्रगतिवादी व्यवहारिक समीक्षा की। दोस्तों, प्रगतिवादी व्यवहारिक समीक्षा जो है उसमें कुछ समीक्षकों के नाम सामने आते हैं। इन समीक्षकों को आप ध्यान से समझ लीजिए।
दोस्तों इसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, डॉक्टर रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध और नामवर सिंह जैसे महत्वपूर्ण समीक्षक। ये जो समीक्षक हैं ये हिंदी प्रगतिवादी समीक्षा में काफ़ी अहम रोल निभाते हैं और व्यवहारिक समीक्षा को केंद्रीय स्तर पर पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों इसके अलावा कुछ समकालीन समीक्षक भी हैं, जैसे कि मलयज, नंदकिशोर नवल, निर्मला जैन, नित्यानंद तिवारी, मैनेजर पांडे और विश्वनाथ त्रिपाठी भी इसी धारा में सम्मिलित किए जाते हैं। दोस्तों इनके अंतर्गत सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान की। शिवदान सिंह चौहान जो हैं वे पहले प्रगतिवादी समीक्षक हैं। जी हाँ, वे पहले प्रगतिवादी समीक्षक हैं। इनकी जो पुस्तक हैं वे उनमें सबसे महत्वपूर्ण है हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। ये आप इसे नोट कर लीजिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है और कई प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे सवाल भी पूछे जाते हैं। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान की पुस्तक है। इनकी जो धारणा थी आप उसे एक शब्द में याद कर सकते हैं, वो उसका नाम है प्रैक्सिस। जी हाँ, वे प्रैक्सिस को अत्यंत महत्वपूर्ण धारणा मानते हैं। प्रैक्सिस के अनुसार मैं आपको बता देता हूँ, प्रैक्सिस एक मार्क्सवादी धारणा है या मार्क्सवादी विचार है। इसके अनुसार साहित्य को न केवल देखो अपितु बदलो भी, ये धारणा प्रगतिशील साहित्यकारों की होती है। चौहान जी ने प्रगतिशील साहित्य मार्क्सवादी ही हो ऐसा अनिवार्य नहीं माना, अपितु वे मानते हैं जरूरी नहीं कि प्रगतिशील साहित्य केवल मार्क्सवादी ही हो। दोस्तों इसमें अगला नाम आता है प्रकाश चंद्र गुप्त जी का। प्रकाश चंद्र गुप्त जी की जो प्रमुख पुस्तक है वह है हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा। यू कैन नोट दैट एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू योर एग्ज़ाम। सो प्रकाश चंद्र गुप्त जी जो हैं वे सुबोध, सरल और शालीन शैली में मार्क्सवादी सिद्धांत का हिंदी साहित्य में प्रक्षेपण करते हैं। दोस्तों इसके अंतर्गत नेक्स्ट नाम आता है डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का। डॉक्टर रामविलास शर्मा जी हिंदी प्रगतिवादी समीक्षा के भीष्म पितामह कहे जाते हैं। इनसे ही हिंदी प्रगतिशील जो समीक्षा है उसको केंद्रीय स्तर पर ले जाने में इन्होंने ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डॉक्टर रामविलास शर्मा जो हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा प्रगतिवादी समीक्षा में भीष्म पितामह कहलाते हैं। इन्होंने न केवल मार्क्स को स्वीकार किया बल्कि कई बिंदुओं पर मार्क्सवाद में संशोधन भी किया। उन्होंने और क्या क्या किया, उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी, जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है उनकी। इसके अलावा उन्होंने प्रेमचंद का प्रेमचंदत्व जो है वो काफ़ी अच्छे से स्पष्ट किया। जो पुस्तक लिखी उसका नाम था प्रेमचंद। इसके अलावा उन्होंने निराला जी की साहित्य साधना को इस पुस्तक में काफ़ी अच्छे से निराला की साहित्य साधना में स्पष्ट किया। इन सब के अलावा दोस्तों जो रामविलास शर्मा जी हैं इन्होंने वाल्मीकि, कालिदास और भवभूति के साहित्य का भी सूक्ष्म तरीके से विश्लेषण कर दिया। साथ ही भारतेंदु और महावीर प्रसाद द्विवेदी पर भी इन्होंने अपना साहित्य रचा, यानी कि अधिकतर जो श्रेष्ठ साहित्यकार हैं वो उनकी रचना दृष्टि से छूटे नहीं अपितु बने रहे। दोस्तों शर्मा जी ने निराला के संदर्भ में जन्मजात प्रतिभा को भी स्वीकार किया। इसके अलावा उन्होंने आस्था और सौंदर्य में व्याख्या की और आत्मनिष्ठा को भी अत्यधिक महत्व दिया। उन्होंने दिनकर की उर्वशी रचना को भी सराहा और उर्वशी की समीक्षा में रसात्मकता की संक्षिप्त चर्चा की। उनकी सीमा यह रही कि वे नई कविता, विशेषता मुक्तिबोध की कविताओं पर थोड़ा सा इनका जो रुख है वे विध्वंसात्मक रहा। तो ये थे डॉक्टर रामविलास शर्मा जी। इसके बाद आते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। दोस्तों मुक्तिबोध प्रगतिवादी या मार्क्सवादी विचारों को केंद्र में रखते हैं और समीक्षा करते हैं। साथ ही वे कुछ नई समीक्षा और अस्तित्ववाद साथ ही मनोविश्लेषणवाद में भी सम्मिलित किए जाते हैं।
तो हम देखते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध को। लिखा हुआ है कि मुक्तिबोध ने मार्क्सवादी समीक्षा मूल्यों को तो स्वीकार किया ही, साथ ही में नई समीक्षा अस्तित्ववाद तथा मनोविश्लेषणवाद के कुछ मुहावरों को भी शामिल किया। उनकी सैद्धांतिक समीक्षाएं एक साहित्यिक की डायरी, ये उनकी कृति है, आप इसे नोट कर सकते हैं, एक साहित्य की डायरी में जो है वो सम्मिलित हैं। जबकि व्यवहारिक समीक्षा, उनकी एक व्यवहारिक समीक्षा है जो काफ़ी प्रसिद्ध रही, जिसका नाम है कामायनी एक पुनर्विचार। जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी का समीक्षा के स्तर पर अत्यंत गहरा अध्ययन कामायनी एक पुनर्विचार में सम्मिलित है, जिसे गजानन माधव मुक्तिबोध ने रचा है। इसके अलावा उन्होंने व्यवहारिक समीक्षा के अंतर्गत नई कविता का आत्मसंघर्ष भी लिखा है। ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक है। दोस्तों, मुक्तिबोध की अन्य विशेषता है कि उन्होंने अपनी समीक्षा में फैंटेसी को अत्यधिक महत्व दिया है। दोस्तों, फैंटेसी एक शिल्प या शैली का नाम है। ये कुछ लेखक और कवियों में होती है। इसमें बिंबों को अत्यंत महत्व दिया जाता है और बिंबात्मक रचना को केंद्र में रखा जाता है। यही कारण है कि उन्होंने कामायनी को भी एक फैंटेसी के रूप में व्याख्यायित कर दिया, क्योंकि उसमें यथार्थ लोक समस्याओं का समाधान कल्पना लोक के स्तर पर किया गया था। उन्होंने समीक्षा के कुछ नए मुहावरे भी गढ़े, जैसे सत्य, चित्त, वेदना, संवेदनात्मक ज्ञान या ज्ञानात्मक संवेदना। इन सभी के अलावा दोस्तों, रचना के 3 क्षण को भी उन्होंने अत्यंत सूक्ष्म दृष्टि से विवेचित किया। दोस्तों, अगला और अंतिम नाम है डॉक्टर नामवर सिंह का। डॉक्टर नामवर सिंह को बताने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये जो PDF है, ये मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक डाल दी है, आप इसे चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, जो कंटेंट हम देते हैं वे काफ़ी अच्छा और व्याख्यात्मक है। इससे आपके काफ़ी सारे सवालों और समस्याओं को दूर किया जा सकता है। इसलिए आप देखते रहिए हमारा चैनल इजी हिंदी साहित्य विद शिवांश। तो दोस्तों, आखिरी और अंतिम जो समीक्षक हैं वे हैं डॉक्टर नामवर सिंह। दोस्तों, डॉक्टर नामवर सिंह आधुनिक प्रगतिवादी और मार्क्सवादी लेखक थे। इनकी हाल ही में 2019 में इनका निधन हुआ है। डॉक्टर नामवर सिंह की ख्याति प्रगतिवादी और हिंदी साहित्य जगत में अत्यंत श्रेष्ठ और विश्लेषित रही है। दोस्तों, नामवर सिंह जो हैं वो समकालीन प्रगतिवादी समीक्षक हैं। उनकी प्रमुख जो विशेषता हैं वो प्रगतिवादी दृष्टिकोण में कई अन्य समकालीन विचारधाराओं का संश्लेषण करने वाली है। इसके अलावा उनकी कई समीक्षात्मक पुस्तकें भी हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर उनका जिक्र है, आप इन्हें चाहें तो नोट कर सकते हैं। कविता के नए प्रतिमान। दोस्तों, नामवर सिंह की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है कविता के नए प्रतिमान। इन सभी के अलावा इतिहास और आलोचना, छायावाद, इतिहास का दर्शन और दूसरी परंपरा की खोज, ये भी डॉक्टर नामवर सिंह की अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक है। दोस्तों, डॉक्टर नामवर सिंह ने छायावाद पर भी अच्छी खासी आलोचना की है और छायावाद के संबंध में वे क्या कहते हैं आप देख सकते हैं। छायावाद इनकी आलोचना का सर्वोत्कृष्ट स्तर है, जहाँ न केवल आलोचना का सूक्ष्मतम स्तर उपस्थित है, बल्कि अभिव्यक्ति इतनी प्रखर है कि यह समीक्षात्मक ग्रंथ स्वयं में एक रचना बन गया है। जो दोस्तों इनकी रचना कविता के नए प्रतिमान है, इसमें इन्होंने नई कविता पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया है और बदलते हुए जीवन के अनुसार साहित्य के परिवर्तनों को भी स्वीकार कर दिया है। कहानी, नई कहानी में इन्होंने कहानी विधा विशेषतः नई कहानी का सूक्ष्मतम और मनस्पर्शी विश्लेषण किया है। दोस्तों, सबसे अंतिम पॉइंट है कि समकालीन आलोचना में कई अन्य आलोचक प्रगतिवादी दृष्टि का प्रयोग करते हुए निरंतर लेखन कर रहे हैं। इस दृष्टि से कुछ अन्य आलोचक हैं जो आप देख सकते हैं। इसमें नाम आता है मैनेजर पांडे का, जिन्होंने सूर संबंधी विश्लेषण को महत्व दिया। अगला नाम आता है दोस्तों मलयज जी का, जिन्होंने सरोज स्मृति का विवेचन किया। इनके अलावा नंदकिशोर नवल, निर्मला जैन द्वारा निराला और मुक्तिबोध की समीक्षा की गई।
डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी ने तुलसी और नागार्जुन की समीक्षाएं लिखी और डॉक्टर नित्यानंद तिवारी के द्वारा सूफी काव्यधारा तथा फरीश्वरनाथ रेणु की समीक्षाएं अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। तो दोस्तों, आज हमने बात करी प्रगतिवादी समीक्षा की। आपका इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।